हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोगों ने बात कर ली थी मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। तो जो गुप्त साम्राज्य है वो चौथी शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ। भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था उस समय। कुषाण एवं शक शासकों का शासन चौथी सदी से तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। तो बेसिकली गुप्त राजवंश जो था, वो जो शक थे उन्हीं के सामंत थे, जो उन्हीं से शकों से ही उनकी सैन्य कला, वैवाहिक संबंध बनाने के तरीके, ये सारे उन्हीं से देख के वो सीख रहे थे। और सीखते सीखते अब उसके बाद जब शक का पतन हुआ तो उसके बाद वही उनके जो सामंत थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के रूप में उनका उदय हुआ, गुप्त राजवंश का उन लोगों ने उदय किया। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इनके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी राजवंश है, क्योंकि ये आज का तो है नहीं, चौथी शताब्दी, चौथी सदी का है, फोर्थ सेंचुरी। तो इसके लिए उसके इतिहास के स्रोत कहाँ से हैं, आखिर ये कहाँ से पता चलता है कि ये उस समय एग्जिस्ट करता था। तो उसके कभी भी कोई भी साहित्यिक स्रोत जानना हो तो उसका मतलब स्रोत जानना हो तो उसके साहित्यिक स्रोत, जो कि राइटर्स थे उस टाइम के, जो जिन लोगों ने लिखी थी बुक्स वगैरह, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम लोग देखेंगे कि फाहियान आएगा इसके काल में, विक्रमादित्य के काल में। लेकिन हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर इसका प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। और इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है, एरण का अभिलेख है उसमें इनका वर्णन मिलता है, और काफ़ी सारे गुप्तकालीन सिक्के हैं उनमें इनका विवरण मिलता है कि गुप्त काल था। और इसके अलावा कई सारे मंदिरों का इन लोगों ने निर्माण करवाया, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है, ये आदि उल्लेखनीय है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं के चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं, और बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी गुप्त काल में। और कुछ विदेशी यात्री आए, जैसे कि जो प्रमुख विदेशी यात्री है वो फाहियान और वेंगसान। तो जो फाहियान था चीनी यात्री, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, इसने मध्य देश के वर्णन किया। फाहियान वेंगसान इसने कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा महाविहार का दर्शन किया। इसने अपने राइटिंग्स में नालंदा का जिक्र बहुत किया है। वहाँ की जो भी संघाराम वगैरह थे, वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, टीचर्स थे। या फिर बुद्ध धर्म का अगर अच्छा से किसी यात्री ने, अगर विदेशी यात्री ने जिक्र किया है अपनी पुस्तकों में, तो ह्वेन-त्सांग है। और उसके बाद जो प्रमुख शासक है श्रीगुप्त, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, जिसे महाराज की उपाधि से धारण किया गया था। और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं, उसके बारे में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन उसका जो गुप्त काल का इम्पोर्टेंट शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक शासनकाल था। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी, इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनका विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और अपनी महारानी कुमार देवी का चिन्हित करवाया। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लिच्छवी उत्कीर्ण किया
चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 20 ईस्वी में किया गया था। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इनका जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को आप लोग जानते होंगे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रूप में जाना जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने इसमें विजय की आक्रमण नीतियाँ क्या क्या थीं उसके बारे में अपना जिक्र किया। यह विजय अभियान, और इसने बहुत सारा एक्सटेंशन किया। अपना जो गुप्त काल था, पहले श्री गुप्त के समय में यूपी और बिहार तक ही था, लेकिन इसने एक्सटेंड किया और बहुत सारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने तो विवाह के माध्यम से लिच्छवी वैशाली को अपने अपने हिस्से में उसने प्राप्त किया था। और समुद्रगुप्त ने विजय अभियान, जो कि युद्ध करके उसने बहुत सारे जो शक और हुड़ आए हुए थे उनका उससे सामना हुआ, और लड़ाई करने के बाद उसने एक्सटेंशन किया और मध्य प्रदेश तक अपना राज्य विस्तार किया। और उसके बाद समुद्रगुप्त ने बहुत सारी मुद्राओं का प्रचलन किया, सोने के सिक्के, और बहुत सारे उसके जो सिक्के थे उस पर पशुओं की आकृतियाँ मौजूद थी। इसका जो सैन्य अभियान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और समुद्र की जो विजय नीतियाँ हैं समुद्रगुप्त की, अश्वमेध यज्ञ, और इसके बाद आए विक्रमादित्य। इसके जो उत्तराधिकारी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इन्हें जाना जाता था। विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित किया और उसके बाद रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ है, जिसे हम मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं। उस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति को वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के रूप में ही उसकी पहचान की जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेहरौली का लौह स्तंभ। उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। और वैवाहिक संबंध एवं साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और उसके बाद उसकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस तरह से विवाह के माध्यम से भी उस समय अपनी सीमाओं का विस्तार लोग किया करते थे। और इसके फाहियान का यात्रा विवरण। फाहियान जो चीनी यात्री था वो मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से ही, सिल्क रोड जिसे कहते हैं, 399 ईस्वी में भारत आया। ताम्रलिप्ति में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में वो घर लौटा। तो 399 में ये आता है फाहियान, और ये आकर के यहाँ पर भाईचारे का ही संदेश देता है कि हमें कम से कम लड़ाई किए बिना अपने एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की भी यात्राएं की और पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा। इसके बारे में अपनी राइटिंग्स में उसने जिक्र किया है। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु की भी यात्रा की। तो बौद्ध धर्म का ये यहाँ पर उसने शिक्षा ग्रहण किया। बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग्स में उसके जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति बौद्ध अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म का उस समय चरमोत्कर्ष पे था। कुमारगुप्त प्रथम उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कुमारगुप्त हुआ।
उसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 415 से 455 ईस्वी। वह शासक रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंदगुप्त था। यह वह एक विवादास्पद विषय है। कुमारगुप्त के बिलखण अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमंदा अभिलेख आदि से उसने शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसे मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके अलावा अब बहुत सारे कुमारगुप्त ने सिक्के जारी करवाए। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी ने करवाया, और इसने जो सिक्के चलवाए इसका फ़ोटो भी हम डाल देंगे। उसमें आप लोग देखिए कि सिक्कों में उसने गरुड़ की जगह उसने मोर का इस्तेमाल किया, उसमें मयूर का सिक्कों पर आकृति अंकित करवाई। कुमारगुप्त से के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसके भी साक्ष्य को उसके कुमारगुप्त के द्वारा जारी किए गए मुद्राओं से प्राप्त होता है। उसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई दी गई थी, और भी उसे अश्वमेध नाम से भी पुकारा जाता था। और उसका जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त का स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। इस जूनागढ़ अभिलेख में जो हूण जो कि आक्रमणकारी थे, उसे मलेच्छ के नाम से पुकारा गया है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो एक स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। तो जो स्कंदगुप्त था वो अपनी मुद्राओं पे वृषभ का चित्र, बैल का चित्र अंकित करवाया था। और भानुगुप्त ने एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण प्राप्त होता है। गुप्तकालीन प्रशासन में हम देखेंगे कि जो सम्राट था वो ऐसा नहीं है कि उसका कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था। तो ऐसा नहीं है आज के टाइम में जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, वैसा कुछ नहीं था। वो सब कुछ राजा ही देखता था, न्यायपालिका भी राजा देखता था, और जो सुरक्षा के मामले थे वो भी राजा देखता था। और इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जैसे कम तत्व ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये था स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त के बाद अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब इसमें हम कुछ जान लेंगे कि उसके स्त्रियों की स्थिति कैसी थी गुप्त काल में। तो पहले की अपेक्षा वो गिरावट आई, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन आदि था। अल्पायु में विवाह होता भी था। उपनयन संस्कार बंद हो गया था। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। दासों की स्थिति, गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। तो दास व्यवस्था भी इसमें चालू थी। और उसके अलावा बहुत सारे मंदिरों का गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके फ़ोटोज़ मैं दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ देता है डायरेक्ट पीसीएस एग्ज़ाम में कि ये गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर हैं। जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश, भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। और अपने गुप्त काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऋतु संहार, कालिदास द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस तो है ही। हर्षचरित द्वारा रचित बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा। और इसके बाद जैसे कि हर्षवर्धन का एक काल आने वाला है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो था इसके भी नौरत्न थे, बहुत फेमस थे। ऐसा नहीं है कि अकबर का ही नौरत्न था, इसके भी नौरत्न बहुत फेमस है। गुप्त काल में भी नौरत्न थे। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ही प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर ही घूमती है
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का भी खोज उन्होंने ही किया था। तो आर्यभट्ट द्वारा बहुत सारे गणित के, जैसे कि वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या का सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा ही उन्हीं के काल में किया गया। तो वाराहमिहिर और आर्यभट्ट उनके समकालीन थे। जो ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने का, और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, उन्होंने शल्य चिकित्सा के उपचार के लिए कलाओं में वर्णन किया। तो ये सारे लोग उनके नवरत्नों में से ही एक हैं। सुश्रुत हुए हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट। वाराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो ये था टोटल। आज का थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जान लीजिए। जैसे कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि परम भागवत की उपाधि किसे धारण की गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया। किसने हुणों को पराजित किया था? ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट है? तो स्कंदगुप्त है। और उसने जूनागढ़ अभिलेख में उसने मलेच्छ के नाम से उसमें अंकित भी करवाया है हुणों को। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो वैशेषिक दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद।